अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हस्सान है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा फर्स्ट जनरेशन इंटरनेट, सेकंड और थर्ड जनरेशन इंटरनेट की। अभी हम सेकंड जनरेशन इंटरनेट में हैं और अब स्लोली थर्ड जनरेशन इंटरनेट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि वो क्या है। और ये थर्ड जनरेशन इंटरनेट के साथ एक कॉन्सेप्ट आ रहा है मेटावर्स का। तो इस वीडियो के आखिर में मैं बात करूँगा कि ये मेटावर्स क्या है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 3 बिलियन लोग रोज़ाना अपने वक्त का 70 से 80% हिस्सा जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए गुजारते हैं उसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट आज हमें एक बहुत डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की सूरत में मैसर है, लेकिन अपनी इब्तिदा में ये इंटरनेट स्टैटिक वेब पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता था। अगर आप में से किसी ने 2001 में इंटरनेट यूज़ किया है तो उसको याद होगा कि इंटरनेट पे उस वक्त हम ज़्यादा से ज़्यादा एक लिंक को क्लिक करके दूसरे लिंक तक जा सकते थे, और उस इंटरनेट को हम फर्स्ट जनरेशन इंटरनेट या वेब 1.0 कहते हैं। ये इंटरनेट एक बड़ी सी विकिपीडिया की वेबसाइट की तरह होता था, जिसमें आप एक लिंक को क्लिक करके दूसरे पेज पे चले जाते थे और वहाँ किसी और लिंक को क्लिक करके किसी तीसरे पेज पे या वापस पहले पेज पे आ जाते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माने ने तरक्की की और इंटरनेट रिस्पॉन्सिव होता गया, और ख़ास तौर पे फेसबुक के आने के बाद जो इंटरनेट है उसको हम सेकंड जनरेशन इंटरनेट कहते हैं। यानी इसकी कोई एक फिक्स्ड डेट तो नहीं है, लेकिन जब से ये फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब इस तरह की वेबसाइट्स आई, उसके बाद का जो इंटरनेट है वो सेकंड जनरेशन इंटरनेट शुमार होता है, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरनेट था जिसमें ना सिर्फ वेब पेज हमें अपना डाटा देते बल्कि हम अपना डाटा वेब पेजेस को भी देते थे। मसलन फेसबुक पे अपनी वेकेशंस की पिक्चर्स अपलोड करके, गूगल पे अपनी पसंद की वेबसाइट्स सर्च करके और यूट्यूब पे अपनी पसंद की वीडियोस सर्च करके हमने इन वेबसाइट्स को बताया कि हमें किस किस्म की चीज़ें पसंद हैं और किस किस्म की चीज़ें हम नापसंद करते हैं। और फिर इन कंपनीज़ ने यानी फेसबुक और गूगल ने हमारे इस डाटा का इस्तेमाल करते हुए हमारे इस डाटा को कमर्शलाइज़ किया और इसको कंपनीज़ को सेल करना शुरू किया। यानी ये कंपनीज़ अब हमारी पसंद नापसंद से वाकिफ़ थी। ये जानती थी कि हम किस किस्म की फ़िल्में पसंद करते हैं, हम किस किस्म की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, हम किस किस्म की शॉपिंग करते हैं, बल्कि ये भी कि हम इस वक्त किस चीज़ की तलाश में हैं। इनके पास हमारा तमाम डाटा मौजूद होता है और फिर ये हमारी पसंद नापसंद के मुताबिक और हमारी ज़रूरियात के मुताबिक इश्तिहारात हमें शो करती हैं, और इससे ये कंपनीज़ मुनाफा उठाती थी। तो इस तरह वेब 2.0 में हमने अपना डाटा सेल करके फेसबुक और गूगल और यूट्यूब और इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स फ्री में इस्तेमाल की, लेकिन इसकी कॉस्ट के तौर पे हमने अपनी प्राइवेसी को कंप्रोमाइज़ किया और हमने अपना प्राइवेट डाटा इन कंपनीज़ के साथ शेयर किया। वेब 2.0 में हम प्रोडक्ट थे और वो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट का वेब था। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube का एल्गोरिदम आपकी पसंद नापसंद को डिटेक्ट करते हुए मेरी वीडियोस आप तक मज़ीद पहुंचा सके। अब आते हैं वेब 3.0 की तरफ, यानी थर्ड जनरेशन इंटरनेट की तरफ। अब थर्ड जनरेशन इंटरनेट के लिए भी कोई एक फ़िक्स डेट नहीं है कि इस डेट को थर्ड जनरेशन इंटरनेट लॉन्च कर दिया जाएगा, बल्कि हल्के हल्के जिस तरह टेक्नोलॉजीज़ में एडवांस हो रहे हैं हम थर्ड जनरेशन इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम उन चीज़ों की बात कर सकते हैं जो कि थर्ड जनरेशन इंटरनेट का ख़ासा हैं। जिस तरह सेकंड जनरेशन इंटरनेट के पीछे मोबाइल फ़ोन्स का हाथ था, इसी तरह थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ है। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिससे मैंने ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्लेन किया था। मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सिंपली एक्सप्लेन्ड। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज़ हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं। सबसे पहले जब मैं बात करूँ ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन हमें डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब इसका थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट से क्या ताल्लुक़ है? देखें, सेकंड जनरेशन ऑफ इंटरनेट में जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते थे, जो वेबसाइट्स हम यूज़ करते थे, जैसे फेसबुक थी या यूट्यूब थी या ट्विटर थी, ये किसी एक आदमी की मिल्कियत होते थे। ये सेंट्रलाइज कंपनियां होती थीं जिसका कोई एक आदमी ओनर होता था, जैसे फेसबुक का ओनर मार्क जुकरबर्ग है। लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट में जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करेंगे वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होंगे, यानी कि इनको बनाने वाले दुनिया भर के डेवलपर्स होंगे।
जो सब मिल के एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उसको हम यूज़ करेंगे, और इसका ओनर कोई एक आदमी नहीं होगा बल्कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी होंगे। इसके ओनर्स, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इसके टोकन ख़रीदेंगे, वही इसके ओनर होंगे और वही इसके ऑर्गेनाइजर्स होंगे, वही डिसीजन लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि फेसबुक में या यूट्यूब में क्या होता था कि ये जो ओनर्स होते थे वो डिसाइड करते थे तमाम पॉलिसीज़। वो जिसको चाहते थे, जिस न्यूज़ को चाहते थे प्रमोट करते थे, जिस न्यूज़ को चाहते थे ब्लॉक कर देते थे। अगर वो आपका एक बिजनेस पेज ब्लॉक कर दें तो आपका, अगर ऑनलाइन कारोबार है तो समझें आधा कारोबार आपका बर्बाद हो गया। तो थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी बल्कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, और मार्क जुकरबर्ग और इस तरह के दूसरे क्या कहूँ मैं इनको, इन लोगों का जो कारोबार है वो ठप हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि ब्लॉकचेन जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करती है, उसके ज़रिए से हमने जो मिडिल कंपनीज़ हैं उनको निकाल दिया, यानी फेसबुक, यूट्यूब, इस टाइप की कंपनीज़ निकल जाएंगी। डिसेंट्रलाइजेशन का एक फ़ायदा ये हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का दूसरा फ़ायदा, जो सेकेंड जनरेशन इंटरनेट था उसका जो मॉडल था, फाइल सिस्टम था, वो क्लाइंट और सर्वर फाइल सिस्टम था। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई वेब पेज देखना चाहता था तो मैं यहाँ अपने वेब ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट करता था। मैं क्लाइंट था, मैं यहाँ वेब ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट करता था, वो रिक्वेस्ट जाती थी डीएनएस सर्वर के थ्रू होते हुए सर्वर के ऊपर जाती थी। जिस वेब पेज को मैं रिक्वेस्ट करता था उसके सेंट्रल डेटाबेस पे जाती थी और वहाँ से वो पेज उठा के मेरे कंप्यूटर पे ले आती थी और मुझे शो करती थी। अब ये जो सेंट्रल डेटाबेसेस होती थी ये किसी एक कंपनी की ओनरशिप होती थी। जैसे फेसबुक के अपना डाटा सेंटर्स हैं, गूगल के अपने डाटा सेंटर्स हैं। तो इस तरह जो मेरा डाटा था वो इनके डाटा सेंटर्स के ऊपर स्टोर होता था और उनको मेरे तमाम डाटा का एक्सेस था। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा कि ये जो सेंट्रल डेटाबेस स्टोरेज था, इसकी बजाय बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क होगा। यानी मेरा डाटा किसी एक सेंट्रल डेटाबेस पे स्टोर नहीं होगा बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के नेटवर्क के ऊपर स्टोर होगा, और ये पीसेस में, चंक्स में ये डाटा स्टोर होगा। तो इस तरह डिसेंट्रलाइजेशन के ज़रिए ये सेंट्रल डेटाबेस भी हट जाएगा। ये ऐसी कंपनीज जो कि डाटा स्टोर करती थी उनके बजाय पब्लिक के हाथ में डाटा होगा। और इसको मैंने बहुत आसान अल्फाज में समझाया है। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसकी एक एग्जांपल है IPFS, इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मेरे और आप जैसे लोग अपना कंप्यूटर लेके एक नोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, डाटा सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं किसी का भी डाटा अपने लैपटॉप पे स्टोर करूँगा और उससे उसके पैसे चार्ज करूँगा, और इस तरह बहुत सारे लोगों का एक नेटवर्क है इस IPS फाइल सिस्टम में जो सब मिलके एक डेटाबेस बना रहे हैं। तो इस तरह इन बहुत सारे नोड्स ने, बहुत सारे कंप्यूटर्स ने मिलके सेंट्रल डेटाबेस की ज़रूरत ख़त्म कर दी, और वो सारे नोड्स आपस में मिलके एक डेटाबेस कायम करते हैं। तो ये हमें डिसेंट्रलाइजेशन से एक तो डाटा सिक्योरिटी हासिल हो रही है, प्लस जो मिडिल मैन था फेसबुक और गूगल और इस तरह के जो दूसरे मिडिल मैन थे उनको पीछे धकेल दिया जाएगा। अब यही थर्ड जनरेशन इंटरनेट एक और कॉन्सेप्ट को जन्म दे रहा है जिसको मेटावर्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब आपने शायद सुना हो कि मार्क जुकरबर्ग साहब ने ऐलान किया कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से चेंज करके मेटा रख रहे हैं। तो ये दरअसल जुकरबर्ग साहब को अंदाज़ा हो गया था कि उनकी सल्तनत ख़तरे में पड़ने वाली है, और ये उनकी एक कोशिश थी जो कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का आइडिया था मेटावर्स का। तो इन्होंने उस आइडिया को चुरा के अपना एक मेटा के नाम से यानी अपनी कंपनी को मेटा के नाम से लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आइडिया बेसिकली मेटावर्स का है। तो ये मेटावर्स क्या है, इसको देखने के लिए मैं पीस बाय पीस पहले उस टेक्नोलॉजी का जिक्र करूँगा जो तमाम टेक्नोलॉजीज़ मिलकर मेटावर्स बनाती हैं। हम उन टेक्नोलॉजीज़ को एक एक करके देख लेंगे, उसके बाद हम आसानी से समझ जाएंगे कि मेटावर्स क्या है। देखिए, हम अब जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें हर चीज़ की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रिप्टो करेंसीज़ की सूरत में मेरी जो पैसा है उसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे मौजूद है।
यानी अगर मैं चाहूँ तो $1 के बदले एक USDT जो कि एक डिजिटल करेंसी है वो ख़रीद लूँ। इस तरह मेरा डॉलर मेरे हाथ से गया और उसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर आ गई। ये हो गई पैसे की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह इस दुनिया में, फिज़िकल वर्ल्ड में मौजूद किसी भी चीज़ की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी मैं परचेज कर सकता हूँ। अगर आपने NFTs के बारे में सुना हो तो मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर डिफ़ाइन करूँ तो NFT किसी भी ऑब्जेक्ट की डिजिटल ओनरशिप सर्टिफिकेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लैंड परचेज़ करता हूँ, उस लैंड का एक डिजिटल सर्टिफिकेट मैं बनवा सकता हूँ कि मैं इसका ओनर हूँ और ये लैंड इस वक्त मेरे कब्ज़े में है। मैं उसका डिजिटल सर्टिफिकेट NFT की सूरत में बनवा के उसको ब्लॉकचेन पे डाल सकता हूँ। इस तरह हर किसी को पता होगा कि ये लैंड मेरी है। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट मैं डिज़ाइन करता हूँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ या मेरी फिज़िकल वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मैं एक NFT बना सकता हूँ, यानी उसकी एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूँ जो कि डिजिटल सर्टिफिकेट होगा कि ये मेरी है, मैं इसका ओनर हूँ, और वो डिजिटल सर्टिफिकेट इंटरनेट पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद होगा। अच्छा, अब एक हो गई क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी जो मेरे पैसे की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी हो गई NFTs जो कि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद जो तीसरी टेक्नोलॉजी है जो मेटावर्स में इस्तेमाल होगी, हमारे पास अब ऐसे गॉगल्स, VR वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स मौजूद हैं जिनको लगा के हम वो कुछ देख सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक VR गॉगल लगाता हूँ तो मैं देख सकूँगा कि मैं एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ। मैं इस कमरे में बैठा हूँ लेकिन मैं उस पर देखूँगा कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ, और मुझे हकीकत में ऐसा लगेगा कि अगर मैंने पैर एक कदम आगे बढ़ाया तो शायद मैं नीचे पहाड़ से गिर जाऊँगा, और मुझे ऐसा ही खौफ महसूस होगा जैसे मैं एक असली पहाड़ पर, वाकई इस वक्त किसी पहाड़ पर मौजूद हूँ। तो हमारे पास ऐसे VR गॉगल्स भी मौजूद हैं। अब अगर हम VR, ब्लॉकचेन और AI और इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को मर्ज कर दें तो हमारे पास आता है मेटावर्स। अब ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझे समझ आया उतना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो मेटावर्स है, इस वर्ड का क्या मतलब है? मेटा का मतलब है मावरा, इस दुनिया से बियॉन्ड, इस दुनिया से अलग, और वर्स यूनिवर्स से लिया गया है, यानी मेटावर्स का उर्दू में मतलब हुआ मावराए कायनात, कोई ऐसी चीज़ जो इस दुनिया से अलग हो। ये असल में शो कर रही है कि मेटावर्स एक हमारी फिज़िकल वर्ल्ड है, ऐसे ही एक डिजिटल वर्ल्ड होगी जिसको हम मेटावर्स कहेंगे। उस डिजिटल वर्ल्ड में जब मैं अपना वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स लगाऊंगा तो मैं अपनी इस दुनिया की एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन देख सकूंगा, और मैं अपना एक अवतार, हो सकता है अपना एक कार्टून देख सकूं जो कि उस डिजिटल वर्ल्ड में है। मैं उसमें अपने अलावा दूसरे लोगों के अवतार भी देख सकूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वो गॉगल लगा लेते हैं तो मैं देखूंगा कि उसी डिजिटल वर्ल्ड में आप भी मौजूद हैं। मुझे आपका अवतार वहाँ पे नज़र आएगा। अब मैं उसी डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए देखूंगा कि सामने बाटा की शॉप है, उसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। जब मैं उस शॉप के अंदर जाऊंगा तो उसके अंदर मुझे बाटा के बहुत सारे जूते रखे हुए नज़र आएंगे जो कि दरअसल NFTs होंगे, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होंगे उन असली जूतों की जो कि बाटा की शॉप में मौजूद हैं। अब मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्रिप्टो करेंसी यानी मेरे पैसे की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्रिप्टो करेंसी की सूरत में मौजूद है। मैं वहाँ से कोई एक शू अपनी पसंद करूँगा और उसका यानी कि मैं उसका NFT पसंद करूँगा, और मैं डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की सूरत में उसकी पेमेंट करूँगा और उसका NFT ख़रीद लूँगा। ये सब कुछ मैंने डिजिटल वर्ल्ड में किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट फ़िज़िकल वर्ल्ड में होगा क्योंकि मैंने जो पैसे पे किए क्रिप्टो करेंसी की सूरत में वो असली पैसे थे, असली पैसों की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन थी। तो पैसे मैंने पे कर दिए, और जो NFT मैंने ख़रीदा वो NFT भी किसी असली जूते की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन थी, और बाटा की शॉप वाले वो जूता मुझे फ़िज़िकल वर्ल्ड में मेरे घर भिजवा देंगे। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए फिर से कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का।
जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन किस तरह काम करते हैं। बहरहाल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आसान लफ्ज़ों में यकीनी बनाएगा कि अगर मैंने किसी भी चीज़ की पेमेंट कर दी है तो जिस चीज़ की मैंने पेमेंट की है उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, वो चीज़ मुझे मिल जाए। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस बात को यकीनी बनाएगा। तो जब मैं उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाके क्रिप्टो करेंसी की सूरत में पेमेंट करूँगा और NFT ख़रीदूँगा तो उस NFT के ज़रिए से उस जूते की ओनरशिप मेरे पास आ जाएगी और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वो जूते फ़िज़िकल वर्ल्ड में मेरे घर पर डिलीवर कर दिए जाएं। तो ये है मेटावर्स, जिसमें एक इस फिज़िकल वर्ल्ड की एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होगी जिसमें हम जा सकेंगे, उसमें हम शॉपिंग कर सकेंगे और उसमें हम लोगों से मिल सकेंगे। जो लोग मेरे पास नहीं हैं उनके साथ डिसाइड करके किसी पॉइंट पे मीटअप रखेंगे। और ये क्योंकि ये सब कुछ अभी है नहीं, इस वजह से ये एक साइंस फिक्शन सा लगता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी टेक्नोलॉजी इस चीज़ के करीब आ चुकी है। हम इन चीज़ों को सिर्फ मर्ज करने की देर है। जब हम इनको मर्ज कर लेंगे तो हम एक ऐसी मेटावर्स में जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो फेसबुक पे मार्क जुकरबर्ग का जो मेटावर्स का इंट्रोडक्शन है वो देख सकते हैं, तो आपको उससे और समझने में आसानी होगी कि ये मेटावर्स क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसा कि मैंने बताया ये कंपनीज़ हमारा डाटा रखती हैं अपने पास, तो इनको पता चले कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो वो आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस दिखा सकें।